वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद से दो नाम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक तो वीर सावरकर का, जिन्हें ये स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं और कांग्रेस पार्टी के सदस्य इससे इनकार करते हैं, और दूसरा हिंदू राष्ट्रवाद भी सुर्खियों में बना रहता है। तो राजनीतिक विज्ञान के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में विनायक दामोदर सावरकर, या जिन्हें बीडी सावरकर भी कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही उनकी जो हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना है उसको भी समझेंगे। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का जो सर्वप्रथम प्रमुख प्रतिपादक हैं वो वीडी सावरकर ही थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 1924 में हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी थी। ये जो हम हिंदुत्व सब सुनते हैं, ये वीर सावरकर द्वारा ही गढ़ा गया है। बात करें वीडी सावरकर की, तो इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 28 मई 1883 में हुआ था। उनकी माताजी राधाबाई एवं पिता दामोदर पंत सावरकर थे। वीडी सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। वीर सावरकर को 2 बार उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, जो विश्व इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी कि किसी व्यक्ति को 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली हो। वीडी सावरकर की मुख्य रचनाओं की बात करें तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष था। दूसरी रचना है उनकी हिंदुत्व, जो 1924 में लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया। और तीसरा है हिंदू पद पातशाही, जो 1925 में लिखी। बात करें वीडी सावरकर की राजनीतिक एवं क्रांतिकारी गतिविधियों की, तो विनायक ने 1899 में स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया, जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज लंदन में अध्ययन के दौरान उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो मूलतः क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था। सावरकर ने लंदन में अध्ययन के दौरान इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया था, और इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वे अपने सभी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन वायली की हत्या कर दी। ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, और सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया। साथ ही सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया था। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में उन्हें फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे अभियोग के लिए भारत लाया गया। फिर नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया, जो आपका अंडमान निकोबार में थी, और जहां स्वतंत्र सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था, जैसे कोल्हू चलाना, पत्थर तोड़ना, और साथ ही रुकने पर उन्हें कड़ी सजा भी दी जाती थी, जैसे बैत से मारना, कोड़ों से मारना। और इतना करने के बावजूद भी इन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। तो इस कारावास के दौरान ही सावरकर समझ गए थे कि जेल में रहकर वे अपनी विचारधारा तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा सकते। अतः जेल से बाहर निकलने के लिए उन्होंने माफीनामा लिखना शुरू किया, जिस पर अक्सर अब भी विवाद चलता है कि वीर सावरकर डरपोक थे, वो माफीनामा लिखते हैं। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर वो कारावास में रहे तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, ना ही उनकी विचारधारा आगे फैल सकेगी। तो उन्हें इसके लिए जेल से बाहर निकलना होगा, और उसके लिए उन्होंने माफीनामा लिखना शुरू किया। और उसके साथ ही वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। इसके बाद उन्होंने कई सम्मेलनों की अध्यक्षता की, एवं 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वे पुनः 7 वर्षों के लिए इसके अध्यक्ष चुने गए। सावरकर ने एक जनसभा में पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे थे। तो ये था सावरकर के जीवन वृत्त की कुछ जानकारी। अब इनकी हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है, संकल्पना है, उसको समझते हैं।
बीडी सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 1924 में हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी। हिंदुत्व की विचारधारा प्रमुख रूप से हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा है, और ये जो हिंदू धर्म है और हिंदुत्व है इसमें अंतर होता है। हिंदू धर्म का अर्थ हिंदू आस्था से है, लेकिन हिंदुत्व जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा है जो भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है। हिंदू धर्म की कोई राजनीतिक कार्यसूची नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की एक विशेष राजनीतिक कार्यसूची है कि किस प्रकार भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो सकता है। सावरकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका मत था कि पहचान ही राष्ट्रवाद की विशेषता है और भारत को जो ये पहचान है वो हिंदू धर्म से प्राप्त हुई है। भारी मतभेद के बावजूद हिंदू अंदर से सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंधों के कारण एक साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्र की परिभाषा देते समय सावरकर ने लिखा कि राष्ट्र का अर्थ उस सार्वजनिक समुदाय से है जिसने निकटवर्ती और पर्याप्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान विकसित कर ली हो, तथा समुदाय आंतरिक रूप से संगठित और सांस्कृतिक तथा जातीय संबंधों द्वारा एक साथ बंधा हो। उनका मानना था कि हिंदुओं का राष्ट्र हो सकता है क्योंकि उनमें ये सभी विशेषताएं मौजूद है। फिर वो हिंदुत्व की विशेषता बताते हैं कि साझे प्रजाति एवं रक्त संबंध होना चाहिए, केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं। कि भारत में भूमि तो साझा क्रिश्चियन भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, लेकिन साझी भूमि होने से ये पर्याप्त नहीं है, उनमें साझा रक्त संबंध भी होना चाहिए। साझी संस्कृति, समान विचार, प्रथाएं, त्योहार, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। जैसे भारत में दिवाली है, वो आपका नॉर्थ से साउथ तक सब जगह मनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि समान साझी संस्कृति जिसमें समान विचार, प्रथाएं, त्योहार, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। हिंदुत्व में ऐसे विचार एवं विश्वास सम्मिलित नहीं है जो भारतीय भूभाग के बाहर पैदा हुए हैं। उनके राष्ट्र का अभिप्राय धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता ज़्यादा था, ना कि केवल साझी भूमि होना। यानी कि साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक एकता ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र से मुसलमानों को अलग कर दिया, क्योंकि वे भारत को पवित्र भूमि नहीं मानते थे, और इसका कारण था कि उनके जो धार्मिक स्थल हैं वो भारत के बाहर स्थित हैं। जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं वो भारत में नहीं है, वो आपका मक्का, मदीना, ये हज, ये सब बाहर हैं, तो वो भारत को इसलिए वो कभी भी पवित्र भूमि नहीं मानेंगे। और उनका मानना था कि ये अपने को हमेशा आक्रमणकारियों के वंशज मानकर ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, तो इस प्रकार ये भारत के कभी हो नहीं सकते, इसलिए वो मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र से अलग कर देते हैं। मुसलमानों के लिए भारतीय राज्य में अधिकार की बात तो उन्होंने की, लेकिन विशेषाधिकार की बात नहीं की। यानी कि वो कहते हैं कि मुसलमान ठीक है भारत में रह सकते हैं, उन्हें अधिकार मिलेंगे, लेकिन कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये वीर सावरकर एक समाज सुधारक भी थे, तो समाज सुधार पर भी इनके विचार हैं और वो भी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को ही परिपूर्ण करते हैं। सावरकर समाज सुधारकों के महान समर्थक थे और हिंदुओं से विज्ञान और तर्क पर आधारित आधुनिक प्रथाओं को अपनाने के लिए उन्होंने कहा था, और उन धार्मिक अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए कहा जो सामाजिक प्रगति में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। उनके अनुसार सभी धार्मिक ग्रंथ मानव निर्मित हैं और उनकी जांच जो है वो तर्क के आधार पर होनी चाहिए। सावरकर जाति व्यवस्था के बहुत बड़े आलोचक थे। उनके अनुसार चतुर्वर्ण, ये जो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य है, और जाति व्यवस्था हिंदू समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई है। चतुर्वर्ण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, अपितु ये धार्मिक ग्रंथों व पुराने विश्वासों का परिणाम है, और इसने अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा को जन्म दिया है। जाति ने असमानता को बढ़ाया है और हिंदू समाज को अनेक खंडों में विभाजित किया है। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के कारण हिंदू आक्रमणकारियों से लगातार पराजित हुआ है। तो इन्होंने जो हिंदू का पराजित होने का एक बहुत बड़ा कारण माना है वो है जाति व्यवस्था में गढ़ी हुई है असमानता। हिंदू वेदों और रीति रिवाजों में अंध आस्था छोड़ दे और भौतिक शक्ति प्राप्त करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भाषा को ही समझा जाता है। इस प्रकार हिंदुओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी अपनाकर शक्ति और क्षमता प्राप्त करनी चाहिए, ताकि वे अपने राष्ट्रीय हित के साथ साथ अपने हितों की भी रक्षा कर सके। तो यानी कि हिंदुओं को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति करनी होगी, ताकि वो राष्ट्रीय हित तो हो ही, साथ ही साथ वो अपना हित भी कर सके। तो ये थे वीर सावरकर के क्रांतिकारी कार्य और उनकी विचारधारा।
तो अब एक निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है, लेकिन उनकी इस विचारधारा के कारण आज़ादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक हकदार थे। वो एक क्रांतिकारी थे, ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, साथ ही इन्हें काला पानी की सज़ा मिली थी और से वहाँ बहुत ज़्यादा कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। कई प्रकार के इन्होंने क्रांतिकारियों को राजनीतिक, कानूनी और हर प्रकार से मदद की थी, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी वो थी हिंदू राष्ट्र की, जिस कारण जो बाद आज़ादी के बाद की सरकारें थी उन्होंने इन्हें महत्व देना कम कर दिया और जिस कारण आज इनका उतना नाम नहीं है, क्रांतिकारियों में उतना नाम नहीं लिया जाता जितने के वास्तविक हकदार थे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।